आखिर बहुत इंतजार के बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का ऐलान हो ही गया। अगले महीने नवंबर में चुनाव हो जाएंगे, रिजल्ट्स आ जाएंगे, सरकारें बन जाएंगी। हाँ, सरकारें बनेगी, कैसे बनेगी इस पर अभी से चर्चा शुरू हो चुकी है। झारखंड में क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या होगा और क्या वहां के चुनाव पे जम्मू कश्मीर के चुनाव का कुछ असर पड़ेगा या हरियाणा का। ये सारी बातें जो हैं होने लगी है कल से। और हम जो है सोच रहे हैं कि वाकई क्या होगा। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार, मीडिया मैप से, मैं पत्रकारिता से जुड़ा हूं, आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा हूं और मेरे साथ है प्रोफेसर प्रदीप माथुर। आप भी पत्रकारिता, पत्रकारिता शिक्षण और जमीनी हकीकतों से जुड़े हुए हैं। ये जो चुनाव हो रहे हैं, जो चुनाव का जो कल ऐलान हुआ, एक तरफ तो बात हो रही है वन इंडिया वन इलेक्शन और दूसरी तरफ जो है टुकड़ों टुकड़ों में चुनाव भी हो रहे हैं। जहां जिसकी जैसी सुविधा होता है वो हो रहा है, वो भी अपने आप में एक मुद्दा है। अब महाराष्ट्र के चुनाव में अगर आप लें तो वहां दो खास गुट हैं, एक जिसको महायुति कहते हैं, जिसमें शिवसेना से टूटे हुए ग्रुप, जिसको चुनाव आयोग ने असली शिवसेना माना, असली वाले को नहीं माना। अजीत पवार के नेशनल कांग्रेस पार्टी को, एनसीपी को वोट उठ के आए अजीत पवार, और चुनाव आयोग ने उसको असली एनसीपी मान लिया। अब ये पता नहीं सही है या क्या है, ये तो आप बताएंगे। और जो असली शिवसेना है उसको नया शिवसेना मान लिया गया और उसका जो है सिंबल जो है वो भी फ्रीज हो गया। एनसीपी का सिंबल भी फ्रीज हो गया और एनसीपी ने कई प्रोटेस्ट किए कि कुछ इंडिपेंडेंट्स को लोकसभा चुनाव में एनसीपी के सिंबल से मिलता जुलता सिंबल दिया और उससे जो है वोट जो है काफी डाइवर्ट हुए। चुनाव आयोग ने कहा ये सब गलत बातें हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है सुनने की, और उन्होंने नहीं सुना। अब जिस वक्त चुनाव का ऐलान हो रहा था, चुनाव आयोग दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव के तारीखों का ऐलान कर रहा था, नॉमिनेशन के डेट्स का ऐलान कर रहा था, उसी वक्त महाराष्ट्र के महायुति सरकार के नेता शिंदे साहब, अजीत पवार साहब और उनके साथी लोग 100 नए प्रोग्राम का ऐलान कर रहे थे। अब इस पर चुनाव आयोग के पास शिकायत पहुंची है, उसका क्या असर होगा किसी को पता नहीं, क्योंकि रूलिंग पार्टी है। रूलिंग पार्टी की बात कई बार लोग ज्यादा सुन लेते हैं। चुनाव आयोग को वैसे ऑटोनोमस बॉडी है, वो ऐसा करती नहीं है, ऐसा ही कहा जाता है। तो ऐसे हालात में जो महाराष्ट्र में प्रदीप माथुर साहब, हम देखते हैं कि वहां पे अभी जो लोकसभा के चुनाव हुआ, वहां कांग्रेस को भी 12 सीटें मिल गई। एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे जिसको अब कहा जा रहा है, जो कि ओरिजिनल शिवसेना है, उसको 12 सीटें मिली और बीजेपी की महायुति को सबसे कम सीटें मिली। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं महाराष्ट्र में, और जो वहां पे बीजेपी के साथ के जो दो लोग कहते हैं नकली, चुनाव आयोग कहते हैं असली, जो दो शिवसेना और एनसीपी है, उनके बीच जो सारा चीज हो रहा है उसका एक सोशल सिंड्रोम भी डेवलप हो गया है। इस सोशल सिंड्रोम में इस बार चुनाव का रुख क्या हो सकता है और साथ साथ ये जो असली नकली का खेल है इसमें क्या होगा, कुछ आप बताएं। देखिए, महाराष्ट्र का जो पूरा चुनावी सीन है वो बड़ा कंफ्यूजिंग है और उसको समझना जो है इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र की पूरी राजनीति जो है वो आप देखें, शिवसेना की जहां तक बात करें, शिवसेना जो है वो उसकी बीजेपी के साथ अलायंस थी और शिवसेना को बीजेपी से बड़ी हिंदूवादी पार्टी माना जाता था। तो इसी कारण
जब कांग्रेस ने इसके साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई शिवसेना के साथ, तो बहुत दिनों तक कांग्रेस के अंदर ये द्वंद्व रहा कि क्या उन्हें शिवसेना जैसे संगठन के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जो कि उनकी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। शिवसेना और बीजेपी में, जैसा हम लोग जानते हैं, झगड़ा जो है चीफ मिनिस्टर के पद पे लेकर हुआ, और उद्धव ठाकरे साहब जो है बीजेपी के साथ नहीं गए, उन्होंने औरों के साथ मिलकर के सरकार बना ली, जैसा आप जानते नहीं, इसमें एक चीज और है जो खास करके महाराष्ट्र के सर्कल्स में कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे जो है कई एक चीजों के जो बीजेपी के प्रोग्राम्स थे, जिसमें कि एक आरे कॉलोनी में जो मेट्रो की डिपो बन रही थी और जो बुलेट ट्रेन है उसके पर उनके कुछ रिजर्वेशंस थे और भी कुछ प्रोग्राम्स पे रिजर्वेशन थे। इसलिए जो है बीजेपी जो है शिवसेना के साथ सरकार बनाने से कतरा रही थी। हाँ, जो भी कुछ हो, सही बात यह है कि इनकी सरकार नहीं बनी और उद्धव साहब वहां बाहर आए, उन्होंने शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन के साथ सरकार बना ली। और जैसे मैं आपसे कह रहा था कि कांग्रेस का भी रिलेक्टेंट थी, उनको काफी मन में सोच रहा था कि उनके साथ जाए ना जाए, पर वर्तमान में क्या हो रहा है? बना के चल रहे, वो सरकार चलती रही। उसके बाद जैसा हम सब जानते हैं, बीजेपी के चाणक्य ने उसको तोड़ा शिवसेना को, शिवसेना के आधे ज्यादा विधायक उधर चले गए, उनके नेतृत्व में एक सरकार बनी। और कुछ समय बाद ये देखा गया कि शरद पवार जैसे नेता की, जो कि इतने बड़े महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता है, उनकी एनसीपी जो है वो भी तोड़ दी गई और उनके भतीजे जो अजीत पवार जो उधर चले गए। तो कहने का मतलब ये कि बड़ा अजीब सा ये कॉम्बिनेशन है, ना इसका कोई जातीय आधार है, ना कोई वैचारिक आधार है इस कॉम्बिनेशन का। बेशक। अब इसमें जो है आप देखें, इसमें महाराष्ट्र की जनता जो है वो, जैसा मैं समझता हूँ, वो क्या करना चाहेगी। महाराष्ट्र की जनता जो है वो, एक चीज जो है जो आप बताने जा रहे हैं मैं समझ रहा हूं, पर एक बात जो कही जा रही है कि तमाम राजनीतिक परिवर्तन जिस तरह से भी किया गया है उसके बावजूद जो है उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की जमीनी जुड़ाव की वजह से लोगों का रुझान जो है उनके तरफ बिल्कुल ठीक और कह रहे हैं। साथ में इस बार जो कांग्रेस का जो साथ आना जो है उसका नतीजा जो हमें लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ा। तो लोकसभा चुनाव में उसके बाद जो है सबसे ज्यादा जो बातें होने लगी, एक तो महाराष्ट्र चुनाव की, दूसरी उत्तर प्रदेश के चुनाव की। तो ये जो सिंड्रोम है, क्या वो हम जो समझना चाह रहे हैं कि ये सारे चीजें जो हैं, क्या ये जो महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन होगा उसमें भी क्या वो दिखेगा? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मैं भी कह रहा था आपसे कि जो पार्टी टूट गई है, दोनों पार्टियों के, एनसीपी और शिवसेना के ज्यादा विधायक उधर चले गए, लेकिन तब भी जो है पार्टी के नेताओं है का जनता में वर्चस्व है, और मैं समझता हूँ जनता उनके साथ है। और मैं समझता हूँ ये टूटे हुए नेता जो है ये भी बात समझते हैं। अब देखिए, इसमें एक जो बड़ी अजीब बात है वो ये है कि एनसीपी के जो अजीत पवार टूट के गए, जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, उनका जाना जो है उसमें कोई और बात ना हो गई, ये बात थी कि उनके ऊपर बहुत बड़े एम्बेजलमेंट का चार्ज था, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा 70,000 चार्ज करोड़ था। की बात प्रधानमंत्री ने कही। हाँ, और प्रधानमंत्री ने बड़े जोरों में कहा कि उन्होंने 70 पता नहीं कितने करोड़ों का जो है घपला किया हुआ है, और ये शायद उनको डर हुआ कि क्योंकि अब ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो उनके पास ईडी वगैरह आए, उनको अरेस्ट किया जाए, कुछ किया जाए, तो शायद इस डर के मारे वो जो है। अच्छा, आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ भी अभी जब जगन मोहन की सरकार थी उन्होंने किस तरह के कई केसेस किए थे, ईडी ने कई तरह के केसेस किए थे। अभी कल ही खबर आई है वो सारे केसेस जो हैं हाँ, वो निपट गए हैं। नहीं देखिए, ये तो हमारी भाजपा की राजनीति का पैटर्न बन गया है कि किसी आदमी को आप पकड़ो, उसको करो, और वो आपके साथ आ जाए तो उसको जो है आप वो इसी उसी को तो लोग कहते हैं ना कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सब धुल जाता है, वो खैर चलिए। तो अब इनको अजीत पवार को, अब ये है कि ये बात भी हो रही है कि अजीत पवार जो है ये बीजेपी गठबंधन के साथ कितने ज्यादा लॉयल है, और मौका देके वो फिर गला बढ़ जाए कि ऐसा ना हो, मतलब अब उनको कितनी सीटें मिलेंगी, वो क्या करेंगे, सीटें जीतने के बाद क्या वो इन्हीं के साथ रहेंगे या फिर एक अपने सवाल फैसले जो के साथ है, चले जाएंगे। एक चीज जो है कई बार हम लोग इतने चुनाव में देखा है, तेलंगाना में भी देखा है, हरियाणा में भी देखा है और कई एक राज्यों में देखा है, ये सरकारें जो होती हैं वो जैसी भी जो योजनाएं अनाउंस कर देती हैं तथाकथित लोगों के भला के लिए, लोग उसमें कुछ बह जाते हैं। क्या महाराष्ट्र में जो आखिरी दिन जो कुछ किया गया, जो कुछ जनता को आप कह सकते हैं कि उनके भले के लिए उनको पैसे दिए जा रहे हैं, तमाम तरह की चीजें की जा रही हैं, क्या उसका असर वोटर के अब मन पे देखिए, नहीं सरकार होगा? साहब जनता के मन में क्या ये कहना तो मुश्किल है कि मुझे लगता नहीं इससे फर्क पड़ेगा।
देखिए ऐसा है कि जैसे हरियाणा में दो बड़े मुद्दे थे, किसानों का और पहलवान लड़कियों के साथ गलत व्यवहार का, इसी तरह महाराष्ट्र में भी दो बहुत बड़े मुद्दे हैं। एक तो महाराष्ट्र में ये बड़ा मुद्दा है कि महाराष्ट्र के आम आदमी के, जिसको मराठी मानुष कहा जाता है, मन में यह है कि तमाम प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र को मिलते थे वो मोदी और शाह की सरकार जो है गुजरात ले गई है। एक तो उनको मन में ये बहुत बड़ा जो है हाँ, काटा ये है, बात आपका सही है कि इवन जो उनके बहुत बड़ा बॉम्बे काटा है। मुंबई का जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है उसका भी हेडक्वार्टर्स वहां से शिफ्ट कर दिया है सूरत की ओर। तो इस तरह के कई और किए गए तो हैं, ऐसे इस तमाम बात में प्रोजेक्ट तो ले कोई गई वो। आ, उनकी पूरी एक लिस्ट है और ये महाराष्ट्र वालों के मन में बड़ा इसका काटा है। दूसरी बात यह है कि अभी जो शिवाजी की प्रतिमा जो गिरी, वो उससे बहुत समझता हूं उनको बड़ा नुकसान हुआ, और कांग्रेस ने इसका पूरा भरपूर फायदा उठाया, इसका बहुत इंटेलिजेंटली उन्होंने बढ़ाया। ये काफी बड़ा इशू है। तो मुझे लगता है कि उनकी राह बीजेपी किसी भी तरह ठीक नहीं है। और जैसा आप अभी बता रहे थे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत हैविली लूज किया है, और सभी जानते हैं कि बहुत लूज किया है, तो मुझको तो लगता है कि इस बार महाराष्ट्र में ये भाजपा गठबंधन की राह जो है मुश्किल लगती है। अच्छा, अगर मान लीजिए सरकार बन जाती है और मान लीजिए दोनों जो अलायंसेज है दोनों आसपास होते हैं, तो उस हालत में सरकार नहीं, मैं तो कैसे आपको बने? बताया ना, देखिए ऐसा है कि जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये है कि शिंदे साहब जो कि मुख्यमंत्री है वो अपने को असर्ट करना चाहते हैं। वो करना भी चाहिए जब मुख्यमंत्री कुर्सी पे है। उन पे भाजपा रोक लगा रही है, तो वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। और जैसा मैं समझता हूँ, जहां तक अजीत पवार साहब का सवाल है, वो तो मुझे लगता है कि वो तो मौके की तलाश में है, कब मौका मिले और कब भागे हैं। वो जैसे उनको पता लगता है कि उनकी जान बच जाएगी, भगेंगे। और मैं समझता हूँ ये वाली बात जो हम और आप कह रहे हैं, बीजेपी भी समझती है कि अजीत पवार जो है, लेकिन अब बीजेपी की परिस्थिति यह है कि वो कुछ कर भी नहीं सकते। और अजीत पवार साहब को बाहर कर दे तो सरकार गिर जाएगी, और अगर उधर चले जाते हैं तो फिर यह है कि मानी बात है कि जो पूरा कांग्रेस का कितना असर रहेगा इस है। चुनाव, कांग्रेस का कितना असर रहेगा महाराष्ट्र के नहीं, चुनाव? देखिए ऐसा है, महाराज तो कांग्रेस से गढ़ था, हम सभी जानते हैं। महाराज तो वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्टन ऑफ कांग्रेस इन दिस कंट्री, और पूरी कांग्रेस की जड़ें हैं वहां पर, सब है। अभी सुगंधी मैं समझता हूँ कांग्रेस की चीज अच्छी है, जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने किया अच्छा और है। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस को उद्धव ठाकरे और शरद पवार जो है सबसे कम सीटें देंगे भी, कितनी सीटें नहीं, देंगे ऐलान मुझे तो नहीं मुझे हुआ। मुझे लगता है ये कि ये वाली बात जो आप कह रहे हैं, ये बीजेपी गठबंधन के नेताओं का प्रोपेगेंडा है। वहां पर सीट उसमें काफी कोई दिक्कत नहीं है। और कांग्रेस जो है वो भी, अब कुछ कहा जाए हरियाणा में उनकी हार के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है, कांग्रेस भी काफी फ्लेक्सिबल मूड में है। और एक सबका एक ही कॉमन। एक आखिरी सवाल, हरियाणा के चुनाव में जैसा लोग समझ रहे थे, जैसा देखा गया और जिस तरह का रिजल्ट आया, उस पर कई तरह के सवाल उठे। 20 सेंटर में, कम से कम 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये कहा गया कि कहीं ना कहीं जो वोटिंग मशीन है उससे खिलवाड़ हुआ है। कहीं ना कहीं ये भी है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने एक चीज और कही, मेरे ख्याल में इसलिए जरूरी है उसको भी समझना। उन्होंने कहा कि ये जो एग्जिट पोल है इसके बारे में जर्नलिस्टों को एक रिस्ट्रेन करना चाहिए कि उल्टी सीधी बातें करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि शुरुआत के ट्रेंड्स जो हैं, देखिए उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन जो पहला रिजल्ट या पहला ट्रेंड जो अनाउंस करता है ऑफिशियली, वो 9:31 पे करता है। एक मतलब 8 बजे शुरू होती है, 1.5 घंटे बाद उसको करता है। 8 बजे के काउंटिंग शुरू नहीं होती है, काउंटिंग एक्चुअल काउंटिंग 8:30 बजे के बाद ही शुरू होती है। और इस दौरान जो 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में तमाम चैनल जो है तरह तरह के रुझान दिखाने लगे और ये दिखाने लगा कि कांग्रेस जो है बहुत आगे जा रहा है। तो इस पर खुद चुनाव आयोग ने सवाल उठाया है। आपको इस बारे में आपको कैसा लगता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं नहीं समझता इस बात में कोई तथ्य है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो, अगर आप चुनाव से पहले देखें नहीं, तो उसमें पूरा उन्होंने पूरा एक बात में से उन्होंने जो एक बात कही कि 8 8:30 बजे से पहले काउंटिंग कोई ट्रेंड आता नहीं है, कोई काउंटिंग शुरू नहीं होती है और 9 बजे तक जो है उसके बाद कम से कम 20-25 मिनट बाद ही कम से कम कोई चीज दिख सकता है, उससे पहले नहीं। तो ये जो काउंटिंग का जो उन्होंने ट्रेंड बताया, उसके पहले अगर टीवी चैनल्स 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में भी अगर वो दिखा रहे हैं कि सीटें किसी की बढ़ रही है, सीटें किसी की ज्यादा है या सीटें किसी को मिल रही है, इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग ने बात कही है, तो उन्होंने एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने की बात कही है। सबको ये अंदाज था कि कांग्रेस जो है वो भारी मतों से जीतेगी।
और मान लीजिए किसी रिपोर्टर से चैनल ने जोश में कह दिया कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है और 30 सीटों पे है, तो उन्होंने अपने अंदाज से कह दिया, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बड़ा जुर्म नहीं है। सभी को पता था कि भाई कांग्रेस का वो किसी सीटों पे वो आगे है क्या है, तो अगर किसी पत्रकार ने कहा तो ऐसी बात नहीं है कि जो कि उसने बड़ी लोगों को मिसलीड किया हो या कुछ करने की बात कही हो। जब इलेक्शन के ट्रेंड आने लगे, ऑफिशियल ट्रेंड जिनकी बात हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब कर रहे हैं, तब भी ये हो रहा था कि मतलब दोपहर तक आप देखें जो ट्रेंड ऑफिशियल ट्रेंड थे उनमें कांग्रेस आगे थी। पर ये जो 20 कॉन्स्टिट्यूंसी जिसकी बात की जा रही थी, जिसके हाँ खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी गई है और कांग्रेस और दूसरे दलों ने ये भी कहा है कि उस पर अगर चुनाव आयोग से सॉल्यूशन नहीं होता है तो कोर्ट में जाएंगे और इस बारे में बात करेंगे क्या क्या चीजें कैसे कैसे हुई है। तो क्या इस ये ऐसा क्या हो सकता है कि जब जब काउंटिंग हो और ईवीएम से काउंटिंग हो तो इस तरह की क्या किसी तरह की गड़बड़ी का भाई अंदेशा देखिए, हो अब क्या सकता है? हो सकता है ये तो मेरी जाता है, लेकिन ये तो सही बात है, ये चुनाव के जो हरियाणा के चुनाव के नतीजे हैं वो किसी के भी गले में नहीं उतर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोदी साहब की तारीफ करने वाला मीडिया था, उसने भी कभी ये नहीं कहा। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 10 सालों से अपोजिशन तो भाई अपोजिशन का काम कर रहा है, किसी भी एग्जिट पोल के नतीजे इतने वाइड ऑफ द मार्क नहीं हुए जितने इसके हुए। सही बात है। पर क्या ये जो चीजें हो रही हैं 20 सीटों में हरियाणा में, क्या झारखंड और महाराष्ट्र में उसका दोहराया नहीं जा सकता? नहीं देखिए, अब ऐसा आपने ऐसा प्रश्न किया, अगर मान लीजिए कि चुनाव में कोई अनियमितताएं हुई हैं, और वो अगर हो तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर मान लीजिए फेयर इलेक्शंस होते हैं तो मैं समझता हूं कि झारखंड में भी बीजेपी को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। एक तो ये कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनको जेल में रख करके बीजेपी ने ये संदेश दिया लोगों को कि बीजेपी आदिवासी विरोधी है। इसका जो है वो कि मुख्यमंत्री बहुत लाभ उठा रहे हैं इस बात का, बार बार कह रहा है कि देखो मैं आदिवासी था इसलिए वो मुझे जेल ठीक में है, डाला गया। झारखंड में हम अलग से हाँ, बात करेंगे। जेल में डाला आज गया अगर और मुझे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में क्या किसी तरह की इस तरह की बातें हो सकती हैं क्या ईवीएम को लेकर? नहीं, अब देखिए फिर ईवीएम का सवाल में तो फिर वही बात आ जाती है कि इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, वहां क्या होगा, ईवीएम क्या इशू है, क्या इलेक्शन की पत्रिका है। हम लोग तो उसी में बात कर सकते हैं, अगर ये ना हो तब फिर क्या होगा। जी एक पत्रकार के रूप में हम लोग उसमें तो जा नहीं सकते उन बिल्कुल सही, टेक्निकलिटीज में। बिल्कुल एक सही। पत्रकार के रूप में जो सिनारियो हमारी समझ में आ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और आप झारखंड की बात कहना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि झारखंड में सेंटीमेंट ये है कि झारखंड की बात अलग से पूरा पूरा है। करेंगे। आपके सेंटिमेंट्स की बात हम समझ हाँ, रहे हैं नहीं, और कि दूसरा आप वहां पर दूसरी एक और भी बात है। देखिए झारखंड में एक चीज और समझिए कि झारखंड में जेडीयू जो है बहुत सीटें मांग रही है, जो कि बीजेपी के साथ अलायंस में है, वो मांग रही है। और इसके साथ साथ जेडीयू जो नेताओं से बात कर रही है जो कि बीजेपी से निष्कासित किए गए हैं। साथ साथ ही हमारे चिराग पासवान साहब भी वहां पर कुछ सीटों की वो कर रहे हैं। तो वहां भी बीजेपी की जो का ऐसा नहीं है कि बीजेपी का वहां पर जो है बहुत इस तरह का आसान हो जाएगा। चलिए बहुत धन्यवाद प्रोफेसर माथुर आपको। तो आप लोगों ने समझा होगा कि महाराष्ट्र चुनाव में कितने पेंच है और कितने तरह के पेंच हो सकती है। पहले जो 4 पार्टियां होती थी, शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी और उसके कुछ एलीज होते थे। इस तरह से कुल 4 पार्टियां होती थी, अब 6 पार्टियां हो चुकी है। और चुनाव में क्या-क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, चुनाव आयोग किस तरह से इन सारी चीज़ों को टैकल करेगी, ये सारी चीज़ें देखते हुए आज जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी जो है आपके जो सवाल है, उसके सवाल का हमें इंतज़ार रहेगा। आप सवाल बताएँगे तो हमें बहुत खुशी होगी। हम भी कुछ उससे आपसे सीखेंगे। और आज इतना ही। आप सभी को धन्यवाद और साथ में ज़रूर एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।